तो जैन प्यारे छात्रों, मैं अभी आप लोगों को मैथ का महामैराथन, तो अब मैं सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। बहुपद, क्या नाम है? बहुपद। तो देखिए, बहुपद का जो है पहचान नहीं होने का जो है 3 कारण है। चर बट्टा में रहे तो बहुपद नहीं होगा, चर का घात माइनस में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, और चर रूट में रहे तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब हम जैसे लिख रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। तो सबसे पहले ये बताइए, ये बहुपद है या नहीं है? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुपद नहीं होने का कोई सा भी यहाँ शर्त नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए ये बहुपद है। इसी में यदि हम घात को अब हम लोग लिख दे माइनस में, ठीक है, तो फिर ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, यदि चर को हम रख दे रूट में, चर को क्या रख दे? रूट में, तो फिर भी ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, बहुपद नहीं होने का जब अर्थ आप समझ जाओगे तो उसके बाद आप आसानी से समझ जाओगे कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। उसके बाद चर बट्टा में भी रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, बट्टा में भी चर रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। तो आप लोग समझ गए कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो चलिए, अब हम लिख रहे हैं और आप लोग बताओगे कि बहुपद कौन है और कौन नहीं है। बताओ, क्योंकि चर यहाँ क्या है? बट्टे में है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। समझ गए? उसके बाद जो है, ये तो समझ गए, 3x स्क्वायर प्लस 6x बहुपद है। 9m का पावर माइनस 4 प्लस 8m बहुपद है नहीं। ठीक है, तो समझ गए कि कौन बहुपद है और कौन नहीं है। तो बहुपद कब नहीं होगा? तो जब चर बट्टा में रहे, चर रूट में रहे और चर का घात माइनस में रहे तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब हमको यह समझना है पद के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? पद के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। तो देखिए, पद के आधार पर बहुपद जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, 3 पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, 3 पदी बहुपद। तो देखिए, प्लस या माइनस चिन्ह के साथ, ध्यान से सुनो ना, प्लस या माइनस चिन्ह के साथ पद जितने भागों में बटा रहता है वह उतना पदी होता है। अब यहीं पर देखिए, जैसे जो पहले वाला बहुपद है, इसी को अब हम लोग देख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12। तो ये बताइए, यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले ये बहुपद है या नहीं है? ये कितने भागों में बांटा हुआ है? 1 2 3। तो यह हो गया 3 पदी बहुपद। कितना पदी बहुपद? 3 पदी बहुपद। ठीक है, उसके बाद ये तो बहुपद नहीं है, अब है कै पदी बहुपद है? ये 2 पदी बहुपद। कै पदी? 2 पदी। उसके बाद जो है ये भी 2 पदी हो गया। अब ये जब हम हटा दिए तो अब कै पदी? 1 पदी। अब ये कै पदी हो गया? 2। अब 0 कुछ नहीं है ना। अब इसके बाद जो है, अब इसके बाद हम लोग को समझना है घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। किसके आधार पर? घात के आधार पर। तो घात के आधार पर भी बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर भी बहुपद 3 प्रकार के, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, 3 घातीय बहुपद। ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे कि यह घातीय है या द्विघातीय है या 3 घातीय है? तो देखिए, 6y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3। तो यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो बहुपद है, तो यहाँ अधिकतम घात 2 है। अधिकतम घात कितना है? 2। यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं। तो अधिकतम घात जो होता है उसी के आधार पर हम निर्णय करेंगे कि यह कै घातीय बहुपद है। तो यह कै घातीय बहुपद है? द्विघातीय बहुपद। कै घातीय? द्विघातीय बहुपद। ठीक है, चलिए, अब हम फिर लिख रहे हैं a प्लस 4। ये बताइए, पहले हमको ये बताओ, ये बहुपद है? कै पदी? 2 पदी। कै घातीय? 1 घातीय। 1 घातीय बहुपद है ये। कै घातीय? 1 घातीय बहुपद। ठीक है,
तो घात के आधार पर भी समझ गए कि बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए जब हम घात पर के आधार पर निर्णय करेंगे कि क्या घातीय बहुपद है, तो उसमें पदों पर हम लोगों को ध्यान नहीं देना है। किस पर ध्यान नहीं देना है? पदों पर ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ चूंकि एक पद में है लेकिन ये 3 घातीय बहुपद है, एक पद में है लेकिन 3 घातीय बहुपद है। ठीक है, अब ये 2 पद में हो गया लेकिन फिर भी ये 3 घातीय बहुपद ही है। तो इस प्रकार से जो है हम निर्णय करेंगे कि यह एक घातीय है या द्विघातीय है या 3 घातीय है। अब हम लोग को समझना है कि बहुपद का घात क्या होता है। ठीक है, तो बहुपद में जिस पद का सबसे अधिक घात होता है वही बहुपद का घात होता है। पद में जिस बहुपद में जिस पद का सबसे अधिक घात होता है वही बहुपद का घात होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं 5m का पावर 4 प्लस 6m स्क्वायर माइनस 10। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ ये बहुपद है जी? कै पदी है? त्रिपदी। 3 पदी, तीन पद हुआ ना, 1 2 3। कै घातीय? तो 4 घातीय। 4 घातीय, कै घातीय हो गया? यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो जो सबसे अधिक होगा उसके आधार पर हमको निर्णय करना है। ठीक है, और यही 4 घातीय जो है सबसे अधिक जो ये हुआ है ना, तो यही बहुपद का घात हो गया 4। बहुपद का घात कितना हो गया? 4, क्योंकि सबसे अधिकतम घात कितना है? 4। तो यही हो गया बहुपद का घात कितना? 4। ठीक है, तो बहुपद का घात भी समझ गए है ना। अब हम लोग को समझना है शून्य अति बहुपद का शून्यक। क्या समझना है? बहुपद का शून्यक। तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों के योग का फॉर्मूला होता है -b/a और शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। क्या होता है? c/a। चलिए अब इसके बाद जो है द्विघात बहुपद। क्या? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया शून्यकों का योग, अल्फा इंटू बीटा हो गया शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a और शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? c/a। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का जो है व्यापक रूप होता है। समझ गए? तो 2 नंबर वाले में भी आ सकता है कि द्विघात बहुपद निकाले, और 1 नंबर में भी आ सकता है कि आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहेगा और आपको बताना होगा कि कौन द्विघात बहुपद है और कौन नहीं है। समझ गए? और जैसे अभी प्रश्न है शून्यकों का योग। क्या? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग। शून्यकों का योग जैसे मान लीजिए दिया है -3 और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। और आपको पता करना क्या है? द्विघात बहुपद, नया द्विघात बहुपद। तो हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूला पर इसे पुट कर देंगे। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग तो कितना हो जाएगा? -3 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया? 4। इसको अब हम जो है हल करेंगे तो x² प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग नया द्विघात बहुपद निकाल लेंगे, है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बहुपद चैप्टर के लिए, तो इसको भी अच्छी तरह जो है रिवाइज कर लेना है। अब उसके बाद एक और प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आता है कि द्विघात बहुपद दिया रहेगा। ठीक,
और उसमें पता करना है कि शून्यक निकाले। क्या निकाले? शून्यक निकाले। गुणनखंड विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, द्विघात समीकरण है ना, 2-3 विधि है, तो उन सब विधि से शून्य निकालना है। और एक प्रश्न जो आता है कि शून्यकों का योग और गुणनफल बताएं। बहुपद दिया रहेगा और क्या बताना रहेगा? शून्यकों का योग और गुणनफल। अब देखिए जैसे हम बहुपद यहाँ पर दे रहे हैं x² प्लस 10x प्लस 21, ठीक है, ये बहुपद है और इसमें हमको बताना है शून्यकों का योग। क्या बताना है? तो सबसे पहले हम ABC का मान निकाल लेंगे। a बराबर 1, b बराबर 10, c बराबर 21। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? शून्यकों का योग है माइनस b/a। b का मान कितना है? a का मान कितना है? 1, तो कितना आ गया? -10। शून्यकों का गुणनफल, किसका? शून्यकों का गुणनफल क्या होता है फॉर्मूला? c/a। मतलब क्या हो गया? c का मान 21 है ना। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में आता है, तो इसको भी जो है हम लोग अच्छी तरह से जो है रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब था द्विघात बहुपद से संबंधित प्रश्न। द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला याद कर लेना है। उसके बाद शून्यकों का योग का -b/a, शून्यकों का गुणनफल का c/a। तो ये सब प्रश्न जो है अच्छी तरह से जो है आप रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है कि गुणनखंड विधि से जो है शून्यक निकाले। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 2 नंबर वाले के लिए। किस नंबर वाले? 2 नंबर वाले के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो उसमें जो हम द्विघात जो बहुपद जो रहेगा, क्या रहेगा? बहुपद जो रहेगा, तो उसमें जो है हम यह देखेंगे जो अंतिम अचर जो दिया रहेगा संख्या, तो उसको हम तोड़ेंगे और उसमें हम यह देखेंगे कि गुना करने पर इतना और जोड़ने घटाने पर इतना आना चाहिए। अब चलिए अब एक हम यहाँ पे प्रश्न लेते हैं। चलिए एक प्रश्न लेते हैं यहाँ पे x² प्लस 2x माइनस 10, ठीक है। और इसका हमें शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक निकालना है, ठीक है। तो हमको गुना करने पर लाना है -10, ठीक है। और हमको उसी दोनों संख्या को फिर जोड़ने घटाने पर लाना है +2। क्या लाना है? +2, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 10 का गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? 10 का गुणनखंड। तो 2 पंचे 10, ठीक है। तो 2 पंचे 10 और 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा? 3। कितना आएगा? यहाँ 3 होगा, +3 होगा। क्या होगा? +3। तो +3 लाने के लिए क्या करना होगा? बड़ा संख्या को प्लस में, छोटा संख्या को माइनस में, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? x² प्लस 5x प्लस -2x माइनस 10। इसमें क्या कॉमन लेंगे? x प्लस 5। इसमें क्या कॉमन लेंगे? -2 x प्लस 5। इसमें भी हम कॉमन लेंगे, तो क्या कॉमन लेंगे? x प्लस 5 x माइनस 2। अब लिखेंगे शून्यक प्राप्त करने हेतु। क्या लिखेंगे? शून्यक प्राप्त करने हेतु। शून्यक प्राप्त करने हेतु। तो जब हम यहाँ पर शून्यक जो निकालेंगे तो x प्लस 5 x माइनस 2 बराबर 0। x प्लस 5 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा? x बराबर -5। फिर लिखेंगे पुनः x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2। समझ गए? तो ये आपका आ गया शून्यक। क्या गया ये? ठीक है। तो ये हो गया बहुपद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला नया द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला x² माइनस शून्यकों का योग
इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और 2 नंबर वाले में ये भी जो है शून्यक निकालना है ना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस 2 टाइप के प्रश्न को जो है अच्छी तरह से हमें रिवाइज कर लेनी है। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी बता दिए हैं कि कौन बहुपद है कौन नहीं है, इस तरह का आएगा, घात के आधार पर आएगा, पद के आधार पर आएगा, बहुपद के आधार पर आएगा, है ना। चलिए अब हम लोग का जो है तीसरा चैप्टर है द्विघात समीकरण। तीसरा चैप्टर क्या है? द्विघात समीकरण। चलिए तो अब जो है बहुपद के जो है बहुपद का जो मुख्य प्रश्न सब हो गया, शून्यक निकालना है ना, नया द्विघात बहुपद ज्ञात करना। नया द्विघात बहुपद तुम लोग नहीं बोलेगा, ध्यान से खाली सुनो, ठीक है। नया द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, उसका कौन बहुपद है कौन नहीं है तो वो भी समझ गए कि चर जब ये रूट में रहेगा, बट्टा में रहेगा और उसका घात माइनस में रहेगा तो वह बहुपद नहीं होगा। पद के आधार पर भी बहुपद का वर्गीकरण 3, एक पदी, द्विपदी, तीन पदी। घात के आधार पर भी बहुपदों का वर्गीकरण 3, एक घातीय, द्विघातीय, तीन घातीय। तो इस सब का जो है अच्छी तरह से आप रिवाइज कर लेंगे। अब जो हमारा टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है द्विघात समीकरण। क्या है अगला टॉपिक? वाला बल्ब का स्विच लगा देता, चार्जर हटा दो ना। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक आने वाला क्या है? द्विघात समीकरण। क्या है? तो द्विघात समीकरण, इसमें मतलब यही प्रश्न आता है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। तो देखिए समीकरण, समीकरण का मतलब हुआ दो पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो जब ये कोई द्विघात बहुपद होगा तो वही द्विघात समीकरण होगा। क्या होगा? द्विघात समीकरण। अब इसमें जो प्रश्न सब जो आते रहते हैं वह किस प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये आता है कि मूल ज्ञात करें, जिस तरीके से हम लोग बहुपद में शून्य ज्ञात करते हैं उसी प्रकार से इसमें हम लोग मूल ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो मूल जो आता है, शून्यक जो आता है, तो उसमें सबसे पहले आपको निकालना होता है डी, जिसको हम लोग विवेचक या विविक्तर कहते हैं। तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? विवेचक निकालेंगे। विवेचक, विवेचक का फॉर्मूला होता है विवेचक, जिसको विविक्तर भी कहा जाता है, विविक्तर, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें जो कुछ प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में कि बताइए इसका मूल वास्तविक है या अवास्तविक, असमान है या मूलों का अस्तित्व नहीं है, तो ये हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल करके ही जो है पता कर सकते हैं। तो देखिए जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 तो दो वास्तविक समान मूल, दो वास्तविक समान मूल यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा, किससे बड़ा? 0 से बड़ा यदि आएगा तो दो वास्तविक असमान मूल, दो वास्तविक
दो वास्तविक असमान मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, यदि, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, और तीसरा पॉइंट है आपका यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है। 0 से छोटा का मतलब वह माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो कोई भी मूल, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको आप अच्छी तरह से जो है रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है तो दो वास्तविक समान मूल। ठीक है, और इस स्थिति में जब हम मूल निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी बट्टे 2a और माइनस बी बट्टे 2a। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम मूल कब निकालेंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाए। तो इस फॉर्मूला से जो है हम मूल निकालेंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो उसको हम निकालेंगे द्विघाती सूत्र से। किससे? द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बट्टे 2a। ठीक है, तो इसे ही हम लोग द्विघाती सूत्र बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम जो है द्विघाती सूत्र के माध्यम से भी मूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके द्विघात समीकरण से संबंधित, चैप्टर से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्न रहा। मूल ज्ञात करना, उसके बाद जो है मूलों का वास्तविक मूलों का अस्तित्व बताना, मूल निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो इस आधार पर जो है प्रश्न सब जो है आते रहते हैं। तो आप इसका भी जो है अच्छी तरह रिवाइज जो है कर लेंगे। ठीक है, अब जो हमारा अगला चैप्टर है वह है समांतर श्रेणी एपी। अगला चैप्टर है समांतर श्रेणी, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगला चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका थोड़ा चलिए, अब जो है हमारा अगला चैप्टर जो है समांतर श्रेणी। क्या है? समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग एपी भी शॉर्टकट में बोलते हैं। तो देखिए, इसके लिए, इस चैप्टर के लिए जो महत्वपूर्ण सबसे पहली बात है फार्मूला। फार्मूला जो है हम लोगों को पहले याद करना होगा। ठीक है, तो कोई सा भी जो पद निकालना होता है, कोई सा भी अगर पद कहेगा निकालने के लिए, 5वां पद, 10वां पद, 31वां पद, तो उसका जो फार्मूला जो होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप लोग कहेंगे कि जो है इसमें a क्या है, n क्या है, d क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक एपी लिख रहे हैं। ठीक है, क्या लिख रहे हैं? एक एपी लिख रहे हैं। अब यहाँ पर एपी लिख रहे हैं 6, 9, 12 डॉट डॉट करके जो है यहाँ पर हमने जो है 36 लिख दिया। ठीक, तो इसमें यह समझिए कि ए क्या है, डी क्या है और एन ये सब क्या है। ठीक है, तो ये चूंकि 6 है पहले लिखा हुआ है, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, इसी प्रकार से आगे चौथा पद हो जाएगा। और ये चूंकि अंतिम में 36 है तो यही ए एन का मान हुआ। ये क्या हो गया? ए एन का मान हो गया। ठीक है, डी का मान जो है, डी का मान जो है आपको प्लस माइनस शून्य भी हो सकता है। ठीक है, पद का मान भी प्लस माइनस शून्य भी हो सकता है, लेकिन एन का मान हमेशा प्लस रहेगा। एन का मान हमेशा प्लस में रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है a1 बराबर 6 हो गया, a2 बराबर 9 हो गया। ठीक है, अब आपको निकालना है डी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? सार्व अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डी निकालेंगे तो a2 माइनस a1। ठीक है, दूसरा पद 9 है, पहला पद 6 है, घटा देंगे तो आ जाएगा 3। तो ये जो है क्या हो गया? सर्व अंतर, डी आ गया सर्व अंतर। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम ये देख रहे हैं ये वाला, ये हो गया ए एन का मान। ये किसका मान हो गया? ए एन का मान, जिसको हम लोग अंतिम पद भी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतिम पद भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, अब इसी में आपको बोल दिया
कि बारहवां पद ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे? बारहवां पद, है ना, बारहवां पद ज्ञात करे। बारहवां पद जो है ज्ञात करे। ठीक है, तो चूंकि हमको यहाँ पर ए का मान और जब ये डी का मान पता हो गया है, तो अब दुनिया का कोई सा भी जब पद मान का मान कहेगा निकालने के लिए तो हम आसानी से निकाल लेते हैं। तो इससे पहले एक चीज और समझना है कि पहला पद निकालने का क्या फॉर्मूला है, दूसरा पद निकालने का क्या फॉर्मूला है, तीसरा पद निकालने का क्या फॉर्मूला है। ठीक है, तो पहला पद के लिए तो सिंपल है, पहला पद के लिए सिंपल A1 हो गया, दूसरा पद के लिए हो गया A प्लस डी। ठीक है, ये मतलब होता है पहला पद ही होता है। उसका तीसरा पद के लिए A2 प्लस डी, ये हो गया। या ऐसे भी हम लिख सकते हैं A प्लस 2D, A प्लस 2D, इस प्रकार से भी हम लोग जो है लिख सकते हैं। उसी प्रकार से जो है जब हमको चौथा पद निकालना होगा तो A प्लस 3D, इसी प्रकार से जब हमको पांचवा पद निकालना होगा तो A प्लस 4D, इसी प्रकार से अगर छठा पद निकालना होगा तो A प्लस 5D, है ना। तो जो भी पद निकालना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से फॉर्मूला को जो है लिख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद जैसे मान लीजिए हमको यहाँ बारहवां पद निकालना है। क्या निकालना है? बारहवां पद निकालना है। तो A12 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A प्लस 11D। क्या हो जाएगा? A प्लस 11D। तो पहला पद 6 हो गया, 11D का मान कितना हो गया? 3। 6 प्लस 11 तिया 33, 33 और 6 39। तो इस प्रकार से जो है हम लोग पद का मान निकाल लिए। क्या निकाल लिए? पद का मान। तो कोई सा भी पद जब कहेगा निकालने के लिए तो आप जो है इस फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी जो हम बताए हैं n बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। जब कोई सा भी पद कहेगा निकालने के लिए तो इस फॉर्मूला से जो है हम पद का मान निकालेंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आता है। ठीक है, योग, पदों का योग निकालने के लिए जब कहेगा आपको, क्या कहेगा? पदों का योग निकालने के लिए। ठीक है, अब इसमें कहेगा कि जो है सर ऑब्जेक्टिव टाइप का कैसा कैसा प्रश्न आता है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें जो है एपी जो आप देख रहे हैं ये, इसी में कहा जाएगा आपको पहला पद बताए, किसी में कहेगा सार्वंतर बताए, है ना, किसी में ऑब्जेक्टिव में ही कह देगा 10वां पद बताएं। तो इस प्रकार से जो है आप आसानी से निकाल करके जो है बता सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है पदों का योग, एक इसमें प्रश्न, एक चैप्टर है पदों का योग निकालना है। ठीक है, पदों का योग का मतलब हुआ कि पहला पद तो 6 हो गया, दूसरा पदों का योग 9 6 15 हो गया, तीसरा पदों तक का योग कितना हो गया? 27 हो गया। तो यही पदों का योग कहलाता है कि उस पदों तक का योग कितना है। ठीक है, तो उसका दो फार्मूला है, Sn बराबर n/2 बरीकोस 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और एक और है Sn बराबर n/2 a प्लस l या an। तो दो फार्मूला से हम दोनों, तो जब अंतिम पद दिया रहेगा तो जो दूसरा वाला फार्मूला हम बोले हैं उस फार्मूला का जो है हम अप्लाई करेंगे। तो अब हम लोग जो है समझेंगे कि पदों का योग किसे, मतलब एपी के जो है पदों का योग जो है कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो कोई सा भी जब पद कहेगा निकालने के लिए उसका क्या फॉर्मूला होगा? A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, जैसे अब हमको निकालना है 11वां पद, तो 11वां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 10D, A प्लस 10D। डी का मतलब क्या हो गया? सर्व अंतर। डी का मतलब क्या हो गया? सर्व अंतर हो गया। ए का मतलब पहला पद, अरे साफ करने वाला ना, इसमें कॉपी है, कॉपी दो ना इसमें से हमको। ए का मतलब क्या हो गया? पहला पद। डी का मतलब सर्व अंतर, है ना। तो जब किसी पदों का जब योग कहेगा, पद निकालने वाला तो समझ गए। ठीक है, कौन फार्मूला से निकालेंगे। और जब किसी पदों का जब योग कहेगा निकालने के लिए तो हम वहां पर एसन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। किसका? तो इसका दो फार्मूला है, n/2 बरीकोस्ट 2a प्लस n-1 इंटू डी।
ठीक है। तो इसमें तो आप समझ गए होंगे एन का मतलब जयमा पद कहेगा, जयमा पदों का योग कहेगा, जैसे 9वां पद, 8वां पद, 7वां पद, ठीक है। ए का मतलब पहला पद हो गया और डी का मतलब सर्व अंतर हो गया। डी का मतलब क्या हो गया? सर्व अंतर, ठीक है। अब चलिए इसी प्रश्न को अब हम हल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है अंतिम पद दिया गया है, तो जब अंतिम पद दिया हुआ रहे तो उसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला आता है, n/2 छोटी कोष्ट a प्लस an, या an के जगह l भी हम लोग लिख सकते हैं। अंतिम पद को an या l से भी हम लोग सूचित जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर अंतिम पद तो दिया गया है, तो हम कौन फार्मूला लगा लेंगे? Sn बराबर n/2 a प्लस an, ठीक है। तो चूंकि हम शॉर्टकट में बना रहे हैं, लेकिन इसको बनाना कैसे तो पता ही है। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है a1 बराबर 6 और a2 बराबर 9, फिर हम लोग d निकाल लेंगे, फिर लिखेंगे an बराबर 36, ठीक है। तब जाकर के जो है आप इस फॉर्मूला को लिखेंगे। और हम यहाँ पर अब इसी में कह रहा है आपको 13वां पद निकालने का। कैमा? 13वां पदों का योग। कैमा पदों का? 13वां पदों का योग, ठीक है। 13वां पदों का योग हमें निकालना है, ठीक। तो n के जगह 13/2, पहला पद कितना हो गया? 6, अंतिम पद कितना हो गया? 36। 13/2 गुने 36 और 6, 42, 21 बार में कैंसिल, 13 को 21 से गुना कर देंगे, ठीक है। जो आएगा वही पदों का योग, 13वां पदों का योग आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम लोग क्या निकाल लेंगे? पदों का योग निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर से भी संबंधित यही महत्वपूर्ण प्रश्न सब रहा, जो हम इसको अच्छी तरह से जो है रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अब तो समय उतना है नहीं कि पूरा सवाल जो है अब हम बता दें, तो जो भी महत्वपूर्ण है केवल वो चीज ही हम बता रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक त्रिभुज वाला चैप्टर आता है, ठीक है। त्रिभुज है ना, तो उसमें 2 नंबर का भी प्रश्न आता है और 1 नंबर का भी प्रश्न आता है। तो उसमें आप क्या करेंगे कि 6.1 में जो डॉट डॉट करके जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला होगा, उसको आप अच्छी तरह से जो याद कर लेंगे। 6.1 का याद भी करवाए होंगे, उसमें समरूप त्रिभुज सब के बारे में रहता है। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ये एकदम ध्यान रखना है। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। और इसमें आपको पहले ये समझना है कि कोई भी 2 त्रिभुज समरूप कब होगा? कोई भी 2 त्रिभुज जो है समरूप कब होगा? अब हम लोग त्रिभुज के बारे में समझ लेते हैं। चलिए, आधा तो कम से कम हम लोग समझ ही गए। अब आधा टॉपिक और बचा हुआ है, उसको भी हम लोग जो है अभी 15-20 मिनट लगेगा, हम लोग तुरंत शॉर्टकट में जो है समझ लेते हैं। चलिए, अब हम लोग समझेंगे समरूप त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में बाबू? समरूप त्रिभुज के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि समरूप किसे कहते हैं, है ना। तो जो दिखने में समान लगे वही समरूप, समझे कि नहीं। तो जब यहाँ आकृति में हम आएंगे, जब हम आकृति में आएंगे तो उसके रूप, आकार और माप जब दिखने में समान लगे तब हम उसे समरूप कहेंगे। क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। अब यहाँ देखिए, यह त्रिभुज है और यहाँ जो है मान लीजिए यह वर्ग है। बताइए, ये समरूप हो सकता है? नहीं। ये इसके जैसा दिख रहा है? नहीं। तो ये समरूप नहीं है। इसी की तरह एक और हम त्रिभुज, छोटा हो या बड़ा, आकार से मतलब नहीं है, लेकिन दिखना चाहिए उसी के तरह, तब वह समरूप होगा। तो एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। अब समरूप त्रिभुज होने के शर्त हम बताए थे कि संगत भुजाएं समानुपाती हो। पहला शर्त था संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो। और संगत कोण बराबर हो। संगत भुजाएं समानुपाती हो और संगत कोण बराबर हो तो वह त्रिभुज समरूप होगा। तो वह त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। समझ गए? तो इसको जो है इसी तरह से जो है रिवाइज कर लेना है। तो 6.1 का जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो है, उसको हम अच्छी तरह, ऑब्जेक्टिव टाइप का उसमें प्रश्न रहता है, तो उसको आप अच्छी तरह से जो है रिवाइज कर लेंगे, ठीक है।
अब इसी में देखिए प्रश्न है 6.1 में, ठीक है, देख रहे हैं सभी लोग 6.1 का प्रश्न है, सभी वृत्त डैश होते हैं, क्या होगा, समरूप। सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप। सभी वर्ग समरूप, सभी वर्ग समरूप होते हैं, क्योंकि उनका जो दिख आकार और माप लगभग बराबर होता है तो भी समरूप हो जाएगा। और सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं, ठीक है, सभी समबाहु त्रिभुज भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। उसके बाद जो है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, असंगत भुजाएं समानुपाती हो। संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। तो ये आपको त्रिभुज से संबंधित जो है महत्वपूर्ण था, तो इसको आप अच्छी तरह से जो है याद कर लेंगे, ठीक। अब जो हमारा अगला चैप्टर है वह है निर्देशांक ज्यामिति, बहुत ही महत्वपूर्ण। अच्छा, इसमें एक चैप्टर हमारा छूट गया, समीकरण। समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, चौथा चैप्टर जो है छूट गया। चूंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है तो पहले हम इसी को बता देते हैं, उसके बाद हम दूरी सूत्र के बारे में जो है बता देंगे, ठीक है। तो देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, हमारा जो चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब जोड़ा, ठीक है। चर का मतलब दो चर रहेगा, तो इसका जो समीकरण जो होता है, इसका व्यापक रूप जो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। पहला पॉइंट, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण, ठीक है। अब इसमें देखिए, ग्राफ जो हम लोग खींचते हैं, ग्राफ जो खींचते हैं, तो किसका ग्राफ किसका ग्राफ जो है प्रतिच्छेदी करेगा, किसका आलेख प्रतिच्छेदी करेगा, किसका आलेख समांतर होगा और किसका आलेख समपाती होगा। तो हम लोग इसे फार्मूला के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। यदि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, ठीक है, तो इसके एक और केवल एक हल होगा। किसने, एक और केवल एक और केवल एक हल। कितने हल होंगे इसके, एक और केवल एक हल होंगे। और बाबू, इस प्रकार के समीकरण को हम प्रतिच्छेदी, इस प्रकार का जो आलेख प्रतिच्छेदी होगा, और इस प्रकार के समीकरण को हम अविरोधी कहेंगे। क्या कहेंगे, अविरोधी। इस प्रकार के समीकरण को हम क्या कहेंगे, अविरोधी। और इसका जो आलेख जो होगा वह प्रतिच्छेदी होगा। इसका आलेख कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है। और क्या कहेंगे हम लोग, अविरोधी समीकरण। क्या कहेंगे, अविरोधी समीकरण कहेंगे, समझ गए। यदि हम, हाँ, एक चीज और ध्यान देंगे, जब हम a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालेंगे तो जितने भी पद रहेंगे सबको हम बाई तरफ कर लेंगे। किस तरफ, बाई तरफ कर लेंगे, तब जाकर के जो है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालेंगे। तब जाकर के जो हम देखेंगे कि जब तीनों बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसका एक और केवल एक हल आएगा। इस प्रकार के समीकरण को अविरोधी कहेंगे। और इसका आलेख क्या होगा, प्रतिच्छेदी। आलेख कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है। और जब दो गो बराबर होगा, एगो बराबर नहीं होगा, तो कोई हल नहीं निकलेगा। क्या, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा इसका, ठीक है। और इसका जो आलेख जो होगा समांतर, इसका आलेख कैसा होगा, समांतर होगा। इसका आलेख कैसा होगा, समांतर। और इस प्रकार के समीकरण को क्या कहेंगे, विरोधी। इस प्रकार के समीकरण को क्या कहेंगे, विरोधी, समझ गया। अब इसके बाद जब तीनों बराबर होगा, तीनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है,
तो इसका जो है अनेक हल होगा। क्या होगा? अनेक हल होगा। समझ गए? अनेक हल। और इसका जो आलेख जो होगा समपाती एक दूसरे के ऊपर, एक आलेख ऐसा गया तो दूसरा भी इसी के ऊपर जाएगा, और इस प्रकार के जो क्या कहेंगे, समपाती, है ना। और इसको मतलब वही बोला जाता है समपाती या आश्रित। क्या कहा जाता है? समपाती या आश्रित। और जो समीकरण हल करने वाला आएगा तो 5 नंबर में आएगा, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन खंड विधि। ठीक है। ग्राफ जो है बनाने का वो भी, उसको भी अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद इसमें एक प्रश्न सब आता है, जैसे एक 5 कलम 3 पेंसिल इतना में खरीदा, फिर 6 कलम 10 पेंसिल इतना में खरीदा, तो इसका समीकरण बनाए। 2 नंबर में रहेगा ना इस प्रकार का, तो सीधे समझ जाओ हमको केवल समीकरण बनाना है। ठीक है। अब 5 नंबर में रहेगा तो समझ जाओ हमको समीकरण बना करके हल भी करना है। समझ गया? तो ये था दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण मुख्य बातें। ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारा जो त्रिभुज के बारे में तो पहले बता ही दिए। अब है निर्देशांक ज्यामिति। क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में 3 चैप्टर है और 3 फार्मूला जो है याद रखेंगे। ठीक है। दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल। और एक और फार्मूला है जो लगभग पता नहीं रहता है, और वह फार्मूला होता है त्रिभुज का केंद्रक। क्या होता है? त्रिभुज का केंद्रक सबसे महत्वपूर्ण, कितना को तो पता भी नहीं रहता है। तो त्रिभुज के केंद्रक का फार्मूला होता है x बराबर x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बट्टे 3, और y बराबर y1 जोड़ y2 प्लस y3 बट्टे 3। ये त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक जब कहेगा निकालने के लिए, तब हम जो है इस पर ध्यान देंगे। ठीक है। इस फार्मूला से बनाएंगे। और दूरी सूत्र का तो फार्मूला सबको पता ही होगा। मान लीजिए 2 बिंदु है ए और बी। ठीक है। इसका निर्देशांक आ गया 2 3 और इसका आ गया -4 6। अब आपको जो है इसके दोनों के बीच का दूरी निकालना है। क्या निकालना है? दूरी। तो दूरी सूत्र का फार्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले तो हम लोग x1 x2 निकाल लेंगे। 2 3 और -4 6। ठीक है। तो a1 बराबर x1 बराबर 2 और x2 बराबर -4, y1 बराबर 3 और y2 बराबर 6। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? x1 माइनस x2 का वर्ग और जोड़ y1 माइनस y2 का वर्ग। समझ गया? तो इस प्रकार से जो है हम दूरी सूत्र का फॉर्मूला का अप्लाई करके इस ए और बी के बीच का दूरी निकाल लेंगे। अब यहाँ पर जब हम इसको सेट करेंगे तो बताइए, 2 माइनस 4 प्लस y1 माइनस y2, y1 का मान कितना है 3, y2 का मान कितना है 6। यहाँ पर जब हम इसे हल करेंगे तो 2 जोड़ 4 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग, 4 2 6 का वर्ग और -3 का वर्ग 9, 6 का 36 9, 36 9 √45। तो ये आपका आ गया। ठीक है। तो इसका निकलेगा 3 15 9 5 45। इसका जो आएगा 3√5। क्या आ जाएगा? 3√5 मात्रक लिखेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है दूरी सूत्र से जो है फॉर्मूला का अप्लाई करके दूरी निकाल लेना है। ठीक। अब एक आता है विभाजन सूत्र। क्या आता है? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है बोलो तो? विभाजन सूत्र का है, उसके बाद y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 हाँ, इसमें एक चीज और समझना है आप लोगों को, जो पूछता है बार बार, ये x अक्ष हो गया।
ठीक है, क्या हो गया ये एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया, और जहाँ पे ये कटा है उसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मूल बिंदु बोलेंगे इसे हम। क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। प्रश्न पूछता भी है। ठीक है, अब देखिए ये 4 भागों में बटा हुआ है, तो ये हो गया आपका क्या प्लस वाला भाग, ये क्या हो गया प्लस वाला भाग, ये भी हो गया प्लस वाला भाग, प्लस वाला, और इधर हो गया माइनस वाला, इधर भी हो गया नीचे माइनस वाला। ठीक है, अगर हम हाथ के दाईं तरफ जाएंगे प्लस, बाईं तरफ आएंगे माइनस, ऊपर जाएंगे प्लस, नीचे आएंगे माइनस। तो देखिए कभी भी जब किसी बिंदु का निर्देशांक लिखा जाता है तो उसमें x का मान पहले लिखा जाता है, उसके बाद y का मान, और x के मान को हम लोग भुज कहते हैं और y के मान को कोटि कहते हैं। क्लियर? उसके बाद जो है पहले हम जब इसका निर्देशांक लिखेंगे इसमें, तो पहले इसको लेंगे x पर के मान को, उसके बाद y पर के मान को, तो ये हो गया प्लस प्लस। क्या हो गया? ठीक है, तो प्लस प्लस हो गया, ये हो गया प्रथम चतुर्थांश। क्या हो गया? हाँ, इसको पाद भी कहा जाता है, चतुर्थांश या पाद भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, अब जब हम इसमें आएंगे तो ये हो गया तुम्हारा, पहले x वाला लेंगे तो माइनस, और फिर y वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो गया द्वितीय चतुर्थांश। क्या हो गया ये द्वितीय चतुर्थांश। समझ गए? माइनस प्लस क्या हो गया द्वितीय चतुर्थांश। और जब हम इसमें आएंगे तो x वाला भी माइनस, y वाला भी माइनस, तो माइनस माइनस, ये हो गया तृतीय चतुर्थांश। क्या हो गया तृतीय चतुर्थांश। ठीक, अब जब हम इसमें आएंगे तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, प्लस माइनस चतुर्थ चतुर्थांश। क्या हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। एकदम याद कर लेना है, एग्जाम में पूछता भी है। ठीक है, अब जैसे अब कोई बिंदु है ए, ठीक है, इसका निर्देशांक है 6 - 4। अब बोल दिया कि बताइए इसमें भुज का मान कितना होगा। ठीक, ऑप्शन दे दिया 1 2 3 4, तो क्या होगा 6। दो को बिंदु का मान रहेगा ना, तो शुरू वाला जो मान रहेगा भुज का मान, और दूसरा वाला जो मान रहेगा वह कोटि का मान। एकदम ध्यान रखना है। ठीक है, पहला वाला भुज का मान, दूसरा वाला कोटि का मान, एकदम ध्यान रखना है इसको। समझ गया? उसके बाद ये भी पूछ देगा, ए डोंट टॉक, ये भी पूछ देगा कि ये किस चतुर्थांश में है। ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग चिन्ह पता करेंगे। 6 प्लस में है और ये माइनस में। अब याद किए हुए हैं कि प्लस माइनस, तो प्लस माइनस देखिए किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो वो चतुर्थ पाद में आएगा। किस में आएगा? चतुर्थ पाद में आएगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो एगो अगर याद नहीं भी रहेगा ना तो आराम से तुम लोग अपने से भी बना लेना, एगो छोटा सा बना लेना। ठीक, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, मतलब पहले x वाला लेना है उसके बाद y वाला, पहले x वाला उसके बाद ये एकदम क्लियर हो गया। इससे भी संबंधित ऑब्जेक्टिव रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, कौन ये वाला? देखो 6 जो है ना, तो 6 प्लस में आ गया तो प्लस लिख दिया, और 4 माइनस में है, चिन्ह हमको लिखना है। अच्छा, ये चतुर्थ में, यहाँ देखो ना, यहाँ प्लस माइनस मिल रहा है ना, इससे पता करेंगे। उसके बाद मान लो हम यहाँ भी माइनस कर दिए, अब तुमको ये देखना है माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, तो वहाँ 4 ऑप्शन रहेगा, पहला प्रथम चतुर्थांश, दूसरा द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा तृतीय चतुर्थांश, चौथा चतुर्थ चतुर्थांश। तो बताओ किस में आएगा वो? तृतीय में। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हम लोग जो है विभाग, क्या बोलो ना, अरे बोलो ना, सुन रहे हैं। अभी ना बताए हैं दूरी से सवालों बनाए हैं।
एक्स 0 0 नहीं समझ में। और 2,6 है ना, इसके बीच का दूरी निकालना है। कितना? p बराबर और यहाँ 4,2 का देखिए। x का मान निकालना है। x का मान रे प्रश्न है तो अंदाजे कथी पूछ रहा है, प्रश्न लाओ ना, अंदाजे गोली मार रहा है। अब चलो विभाजन सूत्र के बारे में समझते हैं। कौन है? कहता है y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ है। ठीक, तो देखो y अक्ष पर जब भी कोई बिंदु रहेगा तो उसका निर्देशांक 0y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0y हो जाएगा। ठीक, और चूंकि ये बिंदु जो है, मान लो कोई बिंदु, ये मान लो P है, यहाँ A है और यहाँ B है, इस दोनों से यह जो है सम क्या y अक्ष पर रहेगा तो y कैसे 0 हो जाएगा? y पर रहेगा तो x न 0 होगा, और जब x पर रहेगा तब न y 0 होगा। अरे x अक्ष पर जो रहेगा तब y 0 हो जाएगा, जब y अक्ष पर रहेगा तो x 0 हो जाएगा। अब ये जो चतुर्थांश है इस पर कोई पद है, तो यहाँ पर तो हमको पता है कि x का मान 1 होगा, लेकिन y वाला में जब ऊपर नीचे जाएगा तब ना हम y का पता करेंगे। तो जब x अक्ष पर रहेगा तो कोटि 0 हो जाएगा, और y अक्ष पर रहेगा तो भुज 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये निर्देशांक तुमको दिया हुआ है 6 5। ठीक, उसके बाद यहाँ पर निर्देशांक दिया गया है -4 3, और ये P बिंदु जो है A और B से क्या है, समान दूरी पर है। तो यहाँ पर जो है हम लिखेंगे AP बराबर PB। डायरेक्ट फॉर्मूला पर सेट कर दो। 6 - 0 का वर्ग प्लस 5 - y का वर्ग बराबर, इसको करो 0 + 4 का वर्ग प्लस y - 3 का वर्ग, 6 का वर्ग प्लस इसको a - b के फॉर्मूला पर सेट कर दो, तो a² - 2ab प्लस b²। ठीक, उसका इधर 4 का वर्ग प्लस a² - 2ab प्लस b², 6 का वर्ग 36 प्लस 25 -10y प्लस y², इधर हो जाएगा 16 प्लस y² -6y प्लस 9। उसके बाद जो है 36 और 25 कितना हो जाएगा, 50 60 61 -10y प्लस y², और इधर हो जाएगा तुम्हारा 36 और 9 कितना, 26 और 9 25 प्लस y² माइनस 6y। और आगे काम अब तभी होगा जब यहाँ से रूट हटेगा। ठीक है, तो मार से भूत भागता है और स्क्वायर से रूट भागता है, याद है ना? हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 61 - 10y प्लस y²। ठीक, और इधर हो जाएगा तुमको 25 प्लस y² माइनस 6y, y² से y² कैंसिल हो गया, y वाले एक तरफ और बिना y वाले को एक तरफ कर लो। ठीक, -10y प्लस 6y, 25 - 61, हाँ बोलो ना, -4y, 25 में से 61 घटाएंगे तो कितना आएगा, बोलो। 6 5 5 में 2 घटाएगा 36 आएगा। ठीक, -36 माइनस माइनस कट गया, y बराबर 36/4, y का मान कितना आ गया, 9। लो
हो गया। हाँ चलो यहाँ ध्यान दो, x1 बराबर 4, x2 बराबर -2, y1 बराबर 6, y2 बराबर 3। ठीक है, अब यहाँ पर जो है बिंदु A जो है इस रेखा को AB, मान लीजिए AB है, ये 2:3 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो M1 2 हो जाएगा और M2 3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर M1 अनुपात M2 बराबर कितना है, तो M1 की जगह 2 रखना है और M2 की जगह 3 रखना है। ठीक है, तो विभाजन सूत्र से हम क्या लिखेंगे,